हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन सीरीज के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरसी ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग उसके तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या आप टेलीग्राम में जा करके द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी। आपका ऑप्शन है एनाटोनी लॉरेंट लेवोजियर, दूसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, तीसरा है हेनरी कैवेंडिश और चौथा ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन। और आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी खोज किसने करा था? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर कैपिटल जी की खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने करा था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हेनरी कैवेंडिश ने इस जी को कैसे खोजा था, किसके सहारे खोजा था? तो सर हेनरी कैवेंडिश ने जी का खोज मरोड़ी तुला के सहारे करा था। मरोड़ी तुला के सहारे करा था, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर इंग्लिश में इसी को हम लोग टॉर्सन बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्सन बैलेंस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी जी का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जी का फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, सर कैपिटल जी का फार्मूला FR² बटा M1 इंटू M2 होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे आ जाता है? तो मेरे भाई आप सबों को पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F के लिए आप क्या फार्मूला लिखते हो? तो F = G M1 इंटू M2 बाय R²। आप इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो जी का फार्मूला आपको क्या मिलेगा? FR² बटा M1 इंटू M2 मिलेगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि सर आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जी का SI यूनिट क्या होता है, कैपिटल जी का SI यूनिट क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में नेक्स्ट वैज्ञानिक है एनाटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ये कौन थे? तो सर इन्होंने केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण नियम का रूल दिया था और लेवोजियर को ही हम लोग आधुनिक रसायन का जनक बोलते हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है न्यूटन। तो आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं कि न्यूटन ने गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ आपका जो व्हाइट लाइट होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस चीज़ के बारे में किसने बताया? तो सर न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ही बताया। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में जॉन डाल्टन। तो आप याद रखेंगे कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और परमाणु को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने पिक्टोग्राफ का यूज़ किया था। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के 3 शिफ्ट में रिपीट किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो पहले ही गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 6.67408 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इसमें यूनिट लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन पहले से ही गलत है। और तीसरा ऑप्शन में है सर 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg इनवर्स दिया हुआ है, जबकि वहाँ पे इनवर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ABC गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप सभी कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेकिन हम लोग इसी वैल्यू को सिर्फ याद रखने के लिए कितना याद कर लेते हैं? तो दशमलव के 2 अंक बाद तक याद कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि सर जी का वैल्यू 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को आप बचपन से याद करते आते हैं, बस इसीलिए कि दशमलव के 2 अंक तक हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो परिशुद्ध माना जाता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सर ये भी ठीक है, लेकिन जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सर 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में कभी कभी कैपिटल जी का विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे सर? आप सभी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है। अगर आपको कैपिटल जी का यूनिट मालूम है, आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हमको अच्छे से मालूम है कि कैपिटल जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो भाई मेरे आप इसी यूनिट से, इसी इकाई से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप कहते हैं कि कैपिटल जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो भाई मेरे ये बताओ कि न्यूटन किसका यूनिट होता है? आप कहेंगे बल का। बल का विमीय सूत्र सब बच्चा को याद रहता है, क्या? तो सर mLT⁻²। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख लीजिए गुना में एल स्क्वायर। यहाँ पे केजी स्क्वायर है, मास का यूनिट क्या होता है? तो सर केजी। तो केजी के लिए हम लोग एम रिप्रेजेंट करते हैं विमीय सूत्र लिखते वक्त, तो सर ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर ये एम कट जाएगा। आप कहेंगे सर तब ये m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ l और यहाँ l स्क्वायर दोनों का बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो m इनवर्स l⁻³ और t⁻⁻2 ये आपके कैपिटल G का क्या हो जाएगा सर? डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। आपका ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी कहेंगे सर हम लोग को तो पहले ये समझना होगा कि निषेचन क्या होता है, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये कहाँ पे होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखना कि निषेचन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो निषेचन को ही हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान, कौन सी प्रोसेस के दौरान सर? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, जनन प्रक्रिया के दौरान जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है सर? इसी प्रक्रिया को निषेचन बोला जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आप कहेंगे सर नहीं समझे, पहले तो यही नहीं समझे कि मेल गैमेट किसको बोलेंगे और फीमेल गैमेट किसको बोलेंगे। तो भाई मेरे ध्यान रखना, मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एग बोलते हैं। तो आपका स्पर्म और एग जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के साथ मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आप कहेंगे सर ये होता कहाँ पे है, किसके बॉडी में होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये कहाँ होता है सर? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हमसे यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो सर फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है सर? फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का हिस्सा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है अंडाशय। सर इसी को हम लोग ओवरी बोलते हैं, जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान में रखना है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है सर, ये एग को अंडाशय से कहाँ ले जाता है? गर्भाशय में ले जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाशय से अंडा को गर्भाशय तक किसके सहारे ले जाया जाता है? तो आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब के सहारे ले जाया जाता है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में योनि। तो ये सर फीमेल
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू व्हाट। और ये चीज़ मैंने आपको आरआरसी ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन सीरीज़ के पहले पार्ट में बताया है। अगर आप में से कोई पहला और दूसरा पार्ट नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल आप याद रखेंगे कि सर एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि सर एक एटमॉस्फेयर में एक वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वायु के द्वारा जो हम लोगों पे दाब एग्जर्ट किया जाता है उसी को हम लोग वायु दाब कहते हैं। क्योंकि हम लोगों के ऊपर में वायुमंडल है तो उसके द्वारा जो दाब हम लोग पे एग्जर्ट किया जाता है उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और वायुमंडलीय दाब को हम लोग ATM से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि छोटा रूप में। और हम लोग क्या कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब जो है वो कितने के बराबर होती है, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटते चला जाएगा। और जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होगा सर, बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है v = u + at, 2as = v² - u², s = +ut + ½ at², और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है v = u + at। क्या होगा इसका सही आंसर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सर इनमें से कौन सा समीकरण वस्तु के स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। तो आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में जिस समीकरण का चर्चा करा जा रहा है ये कौन सा समीकरण है, तो सर ये गति का समीकरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और गति का समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, तो सर गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने गति का समीकरण दिया। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गति का समीकरण दिया। आप कहेंगे गैलीलियो ने गति का समीकरण दिया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गति का नियम दिया, तो ध्यान में रखेंगे गति का नियम जब आपसे पूछा जाएगा तब आप किसका नाम लेंगे, न्यूटन का। और समीकरण जब पूछा जाएगा तो गैलीलियो का नाम लेंगे। किसी वस्तु के गति के लिए गैलीलियो ने 3 समीकरण दिया। कौन कौन सा, तो इन्होंने अपने पहले समीकरण में बोला कि v = क्या होगा, u + at होगा। अपने दूसरे समीकरण में इन्होंने क्या बताया कि s = ut + ½ at² होगा। और अपने तीसरे समीकरण में इन्होंने बताया कि v² = u² + 2as होगा। और गति के तीसरे समीकरण को ही हम लोग दूसरे रूप में भी याद रखते हैं, v² - u² = 2as के रूप में भी याद रखते हैं। ये तीनों समीकरण दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बता रहा होता है। आप कहेंगे सर कैसे समझेंगे, किस किस राशि के बीच में संबंध बता रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो v है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर वस्तु का अंतिम वेग है। यहाँ पे जो u है वो क्या है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग। a सर वस्तु का त्वरण, और t क्या है सर, तो समय है। यहाँ पे जो s देख रहे हैं आप, इसको हम लोग तय की गई दूरी या स्थिति दोनों कहते हैं। आप कहेंगे सर ये संबंध किसके किसके बीच बताता है, तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे देखिए ये क्या है सर, v, इसको आप क्या कहते हैं, अंतिम वेग। तो यहाँ पे मैं वेग लिख दे रहा हूँ। अब इस इक्वेशन के लास्ट में देखिए क्या है सर, तो आप कहेंगे सर t है, समय है। तो चलिए यहाँ पे हम समय भी लिख दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि गति का जो पहला समीकरण है, ये वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध बताता है। आप कहेंगे दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो ध्यान दीजिए इस s को आप क्या कह रहे हैं सर, तय की गई दूरी या स्थिति कहते हैं। तो आप यहाँ पे दूरी या स्थिति दोनों लिख सकते हैं, जो आपको दिल करे वो लिख सकते हैं। इसके लास्ट में क्या है सर, तो आप कहेंगे सर इसके लास्ट में भी समय है। तो चलिए यहाँ पे समय लिख लेते हैं।
तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि गति का जो दूसरा समीकरण है सर, ये वस्तु के स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है या दूरी और समय के बीच संबंध बताता है। आप कहेंगे तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो ध्यान दीजिए कि तीसरा समीकरण में आप लिख रहे हैं वी स्क्वायर है, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब क्या कि ये वेग का स्क्वायर है, तो वेग लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2as, लास्ट में क्या है सर? s। तो s का मतलब क्या? स्थिति या दूरी। तो चलिए इसको स्थिति मान लेते हैं, यानी कि आपका जो गति का तीसरा समीकरण है ये वस्तु के स्थिति और वेग के बीच संबंध बता रहा है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु की स्थिति और वेग के बीच संबंध बता रहा है। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि गति का तीसरा समीकरण किस ऑप्शन में है। आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन नंबर बी में 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, और आपने अभी जस्ट बताया है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हम लोग इस रूप में भी पढ़ते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो आप कहेंगे गति का तीसरा समीकरण वस्तु की स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है, और आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यह स्वाद में कड़वा होता है। तीसरा है यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। और चौथा है कि हाइड्रोजन गैस और CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है? इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अम्ल हो या भस्म हो, अम्ल हो या भस्म हो, एसिड हो या बेस हो, ये दोनों ही अपना प्रॉपर्टीज कब शो करता है? तो सर जब ये तरल अवस्था में होता है, यानी कि जब ये विलयन के रूप में होता है। आपको ये भी मालूम है कि अम्ल जो होते हैं वो हमेशा H+ आयन प्रदान करता है, और जो भस्म होता है वो हमेशा OH- आयन प्रदान करता है। साथ ही साथ अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है सर? खट्टा होता है। और भस्म का जो स्वाद होता है ये कैसा होता है सर? तीखा होता है। आपका बेस जो है इसका टेस्ट कैसा होता है? तो सर बिटर होता है, यानी कि तीखा होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अम्ल जो हैं ये क्या करते हैं सर? धातु या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, धातु या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या रिलीज करता है? तो सर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, या फिर क्या बनाता है सर? लवण बनाता है। और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। ये क्या करता है? जल का भी निर्माण करता है। और अम्ल जो है ये क्या करता है सर? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। जबकि भस्म क्या करता है सर? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये चीज़ एक बेसिक सा चीज़ है, आप सबों को मालूम है कि भस्म लाल लिटमस को क्या करता है? नीला, और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, CO2 या लवण या फिर जल बनाता है। आप कहेंगे सर ये तो नहीं समझे हम। कैसे समझेंगे कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, या किसी के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लवण बनेगा या जल बनेगा? तो ध्यान दीजिए कि जब आप कहते हैं सर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक आपका क्या है? एक धातु है। H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आप सभी कहेंगे सर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक उसी तरह जब आप बात करते हो कि सर जिंक कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या है? धातु के कार्बोनेट हैं। तो जिंक कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? आप कहेंगे सर जिंक सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे CO3 है और ये H2 है, तो क्या करेगा सर? इससे एक ऑक्सीजन H2 ले लेगा और क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। साथ ही साथ जब एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं अम्ल जितने भी होंगे उनका स्वाद खट्टा
होगा, H+ आयन प्रदान करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल बनाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है, यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी अम्ल होंगे वो H+ आयन प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, ये स्वाद में कड़वा होता है। ये तो पहले से ही गलत है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर बाकी के दो ऑप्शन नहीं पढ़े, तो देख लीजिए कि यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अभी मैंने आपको बताया कि नीले लिटमस को लाल में कौन परिवर्तित करता है? तो सर अम्ल परिवर्तित करता है। फिर चौथे ऑप्शन में क्या है कि H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और फिर धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल बनता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन 2 बार ये रिपीट किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। आप सभी कहेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश रहता है। ध्यान में रखेंगे कि सर प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा, तो आप कहेंगे सर जे थॉमसन ने करा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का खोज किसने करा, तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रदरफोर्ड का नाम लें या गोल्डस्टीन का। तो अगर आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड रहे और गोल्डस्टीन न रहे तब आप रदरफोर्ड को टिक करेंगे, और अगर आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन रहे, रदरफोर्ड न रहे, तब आप गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन के बारे में सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन था वो किसका था? तो सर गोल्डस्टीन का था। उसके बाद जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये रहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन के खोज करता है, और आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड जरूर रहता है, तो आप आसानी से रदरफोर्ड को टिक करेंगे। जहां आपको रदरफोर्ड ना मिलेगा वहां पे आप गोल्डस्टीन को टिक करेंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर फिर न्यूट्रॉन का खोज किसने करा? तो जेम्स चैडविक ने करा। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो याद रखेंगे कि सर न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? आपने बोला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है। आपका ऑप्शन है उपास्थि, अरोलर, स्नायु, स्नायु बंधन। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके शरीर में हड्डी से हड्डी किसके सहारे जुड़ा हुआ रहता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर ये अस्थि बंधन के सहारे जुड़ा हुआ रहता है। और ध्यान में रखेंगे, अस्थि बंधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु बंधन कहते हैं। और आप सभी इसको इंग्लिश वर्जन में याद किए हुए रहते हैं कि सर बोन से बोन लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है। बोन से बोन किसके थ्रू कनेक्ट होता है? लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसी का हिंदी क्या होता है? स्नायु बंधन होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि हड्डी से मांसपेशी किसके सहारे जुड़ी हुई रहती है? हड्डी से मांसपेशी किसके सहारे जुड़ी हुई रहती है? तो आप सभी कहेंगे सर टेंडन के सहारे जुड़ी हुई रहती है, और टेंडन का हिंदी क्या होता है? सर कटरा होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क मानव शरीर में टोटल हड्डी कितना होता है? तो सर वयस्क मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी सर कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपीज बोला जाता है। आपके शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी किसको बोला जाता है? तो सर जांघ में, थाई में जो फीमर नाम का हड्डी पाया जाता है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, और साथ ही साथ सबसे मजबूत भी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से टिबिया और फेबुला नामक हड्डी किस अंग में पाए जाते हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे कि टिबिया और फेबुला नामक हड्डी आपके पैर में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल।
आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि रीजेनरेशन और बर्डिंग के द्वारा इनमें से किस में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया। आप सभी कहेंगे सर हाइड्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइड्रा क्या है सर? हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप कहेंगे सर कैसे? तो भाई मेरे, हाइड्रा का जो बॉडी होता है उसके बॉडी में पहले क्या निकलता है? छोटा छोटा पोर निकलता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, और यही बर्ड जब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है तो आपको एक नया हाइड्रा प्राप्त हो जाता है। आप कहते हैं कि सर एक हाइड्रा दो हाइड्रा में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और ये जो जनन की प्रक्रिया है सर, इसको हम लोग रीजेनरेशन या बर्डिंग कहते हैं, हिंदी में पुनर्जनन या मुकुलन कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर हाइड्रा कर सकता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। और हाइड्रा का जो ये पुनर्जनन और बर्डिंग के थ्रू क्या होता है? प्रजनन होती है। ये कौन सी प्रक्रिया है सर जनन की? तो आप सभी याद रखेंगे सर हाइड्रा में जो पुनर्जनन और मुकुलन के थ्रू क्या हो रही है? प्रजनन हो रही है, वो जनन की अलैंगिक विधि है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे, जो आप बाइनरी फिजन पढ़ते हैं, मल्टीपल फिजन पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं या फिर स्पोर फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये सब के सब किसके प्रकार हैं सर? तो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं या अलैंगिक जनन विधि के प्रकार हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में खमीर भी दिया हुआ है, तो सर खमीर को हम लोग ईस्ट कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई ये पूछ दे कि ईस्ट यूकैरियोटिक सेल होता है या प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट जो है सर ये यूकैरियोटिक सेल होता है, ईस्ट यूकैरियोटिक सेल होता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है सर प्लाज्मोडियम, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कारण बनता है। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेनेरिया, तो सर ये जीव आपको कहाँ पे मिलेगा? तो बहता हुआ पानी रहेगा उसमें मिलेगा, आप कह सकते हैं नदी में, झील में, तालाब में। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रमस्तिष्क क्या है। तो सर ये आपके मस्तिष्क का हिस्सा है। आप जो कहते हैं कि हम लोग का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलके बना है? तो सर मस्तिष्क से मिलके बना है, मेरुरज्जु से मिलके बना है, साथ ही साथ तंत्रिका कोशिका से मिलके बना हुआ है। और मस्तिष्क को हम लोग केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कहते हैं। और मस्तिष्क आपका 3 भाग में बटा हुआ रहता है, जिसको आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसी को आप अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। आपका जो अग्र मस्तिष्क है ये सर 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। पहला होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है आपका डाइंसोफेनॉल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ही सही है। आपका जो प्रमस्तिष्क होता है ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80%। जी हाँ, ये भी सही है। आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप सभी कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो आपका ऑप्शन बी भी सही है। नेक्स्ट है कि यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। एक्चुअली आपका जो प्रमस्तिष्क है ये आपके मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है और जो मध्य वाला भाग होता है और जो पीछे वाला भाग होता है, इस तीनों को क्या करता है सर? जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कि बनाता है। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रमस्तिष्क मांसपेशी की गतिविधि का समन्वयन करता है, जबकि ये ऑप्शन गलत है।
आपके बॉडी में मांसपेशी का समन्वयन कौन करता है? तो सर जो पश्च मस्तिष्क होता है वो क्या करता है सर? बॉडी में मांसपेशी का समन्वयन करता है। या आप कह सकते हैं कि सर जो हिंड ब्रेन है वो हमारे बॉडी में मांसपेशी का क्या करता है? समन्वयन करता है या रेगुलेट करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन डी ही प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको कहीं पे भी दोबारा मिलेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।